जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पशु पोषण यानी कि एनिमल न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह स्पेसिफिक आपके आजीविका के किसी टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब भी हम पशुधन की बात करते हैं, पशुधन उत्पाद की बात करते हैं, तो पशु पोषण को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट और उसके बाई प्रोडक्ट को विथ केमिकल कंपोजिशन के साथ पढ़ा था, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये सोचिए कि जब पशु को क्वालिटी फुल पोषण प्रदान नहीं किया जाएगा तो हम कैसे उनसे एक क्वालिटी फुल प्रोडक्ट की अपेक्षा उनसे कैसे हम करें। तो इसीलिए अगर आपको क्वालिटी फुल प्रोडक्ट चाहिए तो उनको क्वालिटी फुल पोषण भी प्रदान करना होगा। और ये जो भी आज के सोर्स को हमने स्थानीय जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड की है जानकारी इंफॉर्मेशन, उसी के बेस पर ही आज का ये सेशन होने वाला है। दैट्स वाई ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, पशु आहार यानी पशु पोषण के बारे में हम देखिए। पशुपालन में बहुत सारे घटक शामिल होते हैं। पशुपालन की जब हम स्टडी किए थे, है ना, तो हमने क्या देखा था, उनके नस्लों के बारे में हमने बात की थी, उनसे संबंधित रोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम उत्पाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फिर पशु पोषण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चार मुख्य घटकों को जब भी आप देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप पशुपालन में 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 60 से 70 रुपए सिर्फ और सिर्फ पशु पोषण में ही खर्च होंगे हैं, है ना। तो ये उस दृष्टिकोण से भी बहुत ही इकोनॉमिकल टॉपिक है। देखिए, पशु आहार को 3 मुख्य घटकों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि हरा चारा, सूखा चारा और एक मिश्रण जिसे रातिब मिश्रण के नाम से गवर्नमेंट में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इनके सब टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, हरा चारा में हरी घास बिल्कुल सही है। चारा फसल, पौधे और वृक्ष भी शामिल इसमें होते हैं, ठीक है। सूखा चारा में सूखी घास, फिर भूसा और फिर दाना। दाना जो स्पेसिफिक इनका निर्माण किया जाता है, तो ये इसमें सूखा चारा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो हरा चारा को अब हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हरा चारा एक्चुअल में है क्या। देखिए, हरा चारा को ना पशु बहुत ही चाव से खाते हैं, इंटरेस्ट लेकर के खाते हैं, और दूसरा इसे आसानी से पचाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है आपको कि हरे चारे में वांछित विटामिन ए की मात्रा होती है दोस्तों, है ना, और खनिज भी अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि पशु प्रजनन की शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अब ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरा चारा में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है और खनिज उसमें होता है कि नहीं। तो इन दो कीवर्ड को आपको याद रखना है, और वो है विटामिन ए और दूसरा है खनिज। ये हो गया। हरा चारा जब शुरुआत में होता है, मतलब परिपक्व नहीं हुआ रहता, तो उसमें रेशा मतलब कि फाइबर कम होते हैं और प्रोटीन इसमें अधिक होता है। तो ये कुछ चारे से संबंधित, हरे चारे से संबंधित कीवर्ड है ना, स्पेसिफिक कीवर्ड को आपको याद रखना है। चलिए, अब इनके प्रकारों की हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से अभी हमने देखा घास था, फसल और पौधे यानी कि वृक्ष। अब देखते हैं हम हरी घास में। दोस्तों, दिस इज अ प्योरली फैक्चुअल सेशन है। आपको इनके नामों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, बस इनके नामों को आपको याद रखना है, ताकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये नाम किससे संबंधित हैं। जैसे हरी घास, एक्चुअल में क्या है, नाम से हम पहचान इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे ना कि सीवान
ग्रास, धामन ग्रास, कांगो सिग्नल ग्रास, तो आपने इनको अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपने इनको जरूर देखा है ना? तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा उसके गूगल में सिर्फ उसका इमेज देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से घास शामिल होते हैं। तो एक घास की प्रजाति है सेवान, दूसरी घास की प्रजाति है गिनी, ये सब घास के नाम है ना? धामन, ये भी घास का नाम है। फिर पैरा घास, पैरा तो हम जानते ही हैं। कांगो सिग्नल ग्रास यानी कि घास, नेपियर, इसको हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, और संकर नेपियर, है ना? तो ये कुछ नाम ऐसे हैं दोस्तों कि आप से जब भी एग्जाम में ये नाम दे दिए जाते हैं आप सीधे कनेक्ट कर पाएंगे कि दीज आर द ग्रीन ग्रास, मतलब ये घास से संबंधित कहीं ना कहीं से है। ये हमने देखा। अब चारा फसल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, यानी ऐसे फसल जिन्हें हम एज अ फॉडर यानी कि चारा की तहत उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं चारा फसल। जैसे जितने भी दलहनी फसलें हैं उन्हें आप देख लीजिए, है ना? ग्वार, जो हम स्पेशली क्या करते हैं सब्जी में भी यूज़ करते हैं ग्वार को, तो ये एक हिसाब से क्या है, चारा है। बरसीम, ये भी है चारा। ज्वार, ये तो बिल्कुल चारा ही फसल है। लूसर्न, जौ, ओट और मक्का, है ना? तो ये अब इसमें से आपके जो नए वर्ड इसमें शामिल होंगे वो लूसर्न होंगे मेरे ख्याल से, आई होप एक ही वर्ड है, और दूसरा है बरसीम। बरसीम को तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, पशुपालन वाले क्लास में देखा था। तो इन नामों के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से फसल चारा के उदाहरण हैं। तो कम से कम लूसर्न को आपको ध्यान रखना है और बरसीम को, बाकी सब भी चारा फसल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है? फिर एंड देन कुछ पौधे और कुछ वृक्ष भी पशुओं के लिए चारा के रूप में कार्य करते हैं, है ना? चारा के रूप में उनको दिया जाता है, जैसे कि ये सिसबेनिया, दूसरा ये गुलर, तीसरा ये खेजड़ी, फिर झरबेरी मतलब स्ट्रॉबेरी, फिर सुलबुल, ये थोड़ा सा नाम आपके लिए नया होगा। बेल, बेल के जो पेड़ होते हैं ना, उससे अभी आप गर्मी का सीज़न आया है तो बढ़िया आप अभी जूस पी रहे होंगे, शरबत बना रहे हो बेल का, तो वो छोटे होते हैं तो उनकी पत्तियों को वो एज अ चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। और पीपल के पेड़, इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जब ये रहते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, बांस की जालियां बनाकर या लोहे की जालियां बनाकर इनको हम कवर करते हैं, बचाते हैं, ताकि बकरी या अन्य कोई जानवर इसको ना खा ले। इस प्रकार हमने देखा हरी घासों के बारे में, हरे चारों के बारे में। अब हम आते हैं सूखा चारा। देखिए समझने के लिए तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो फाइनली आपको इनको याद ही करना होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह तो कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, है ना? तो बस नाम आपके लिए कुछ नए होंगे, उसको आप याद करेंगे। सूखा चारा में क्या आएगा, सूखी घास, मतलब वही जो हरी घास है कुछ दिनों के बाद सूख जाएगी तो वो एज अ सूखी घास के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भूसा, भूसा तो हमारे यहाँ राज्य में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पशु आहार के लिए। और एक दाना, दाना मुख्य रूप से क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके दाने के रूप में क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो पर्टिकुलर जो भी आप दलहनी फसल देखते हैं वो दाना के रूप में उनका उपयोग हो जाता है, जैसे मूंग वगैरह हो गया इनका। और या फिर आप मार्केट से खरीदते हैं तो स्पेशली उनका क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, विनिर्माण उनका किया जाता है। फिर आता है सूखी घास। सूखी घास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वही दलहनी सूखी घास और बरसीम, दलहनी सूखी घास, नेपियर, तो ये कुछ सूखी घास के उदाहरण हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने देखा, ज़्यादा कुछ समझने का तो इसमें है नहीं। भूसा जो है सर्वाधिक उपयोग होने वाला आहार है हमारे राज्य में, तो इसे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे धान का भूसा, है ना? फिर गेहूं का भूसा,
फिर जौ का भूसा, ये हो गया अनाज वाले भूसे में, है ना। फिर आते हैं हम दलहनी भूसे के अंतर्गत अरहर का भूसा, उड़द दाल का भूसा और फिर मूंग का भूसा। तो ये भी आ जाए आपके एग्ज़ाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आहार के रूप में इनका उपयोग होता है। देखिए, अब एक दिया हुआ है रातिब मिश्रण, यानी कि जो आहार है उनको जब हम एक सही अनुपात में मिश्रित करके पशुओं को देते हैं तो वो कहलाता है रातिब मिश्रण। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण में हम शामिल करते हैं देखते हैं। दला हुआ मक्का, ज्वार या गेहूं, इसकी एक अनुपात में लेंगे। गेहूं का चोकर, इसको एक अनुपात में लेंगे। फिर नमक थोड़ा सा स्वादानुसार इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, है ना। खनिज मिश्रण, मिनरल्स को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार के मिनरल की कमी ना हो। खल्ली, सरसों, बिनौला या मूंगफली, जिसे ऊपर का जो छिलका होता है ना, जैसे हम तेल वगैरह निकालते हैं उसके बाद जो उसका बचता है उसको क्या बोलते हैं, खली, तो उसका भी इसमें क्या करते हैं, शामिल किया जाता है। फिर चूनी, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में चने, अरहर, मूंग या लाखड़ी, इसको एज अ चूनी कहते हैं। जैसे बहुत इनके बारीक जो दाने होते हैं ना, तो इनको सबको क्या करते हैं, मिला करके एक मिश्रण बनाया जाता है एज अ पशु आहार, जिसको रातिब मिश्रण का नाम दिया गया है। तो रातिब नाम आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पशु आहार का ही उदाहरण है। चलिए, अच्छा, अब पैरा का यूरिया उपचार को समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक प्लेट में मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ, एक छोटी सी पार्टी, और मैं आपको एक प्लेट में मैगी देता हूँ और वो भी सिर्फ बॉयल करके, न तो कुछ स्पाइस मिलाता हूँ, न तो मैंने उसमें कुछ वाइट सॉस या रेड सॉस कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ मैंने आपको बॉयल करके मैगी दे दिया या पास्ता दे दिया। तो क्या ये खाने का आपका मन करेगा, इंटरेस्ट जगेगा, और खाएंगे भी तो अनमने मन से खाएंगे, मतलब टूटे हुए मन से खाएंगे, क्योंकि आपको इसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। दैट्स वाई सेम सिचुएशन पैदा होती है हमारे जानवरों के सामने। उसी में अभी आपको मैं पास्ता बना के दूँ, रेड सॉस वाइट सॉस पास्ता बढ़िया से मिक्स कर दूँ, तो आप बोलेंगे या इट्स यम्मी, है ना। तो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं जो पशुओं को रखते हैं। पशु क्या करते हैं कि पैरा को, सूखी सूखी पैरा को खाने में उनमें टेस्ट नहीं आता, न तो उनको अच्छे से प्रोटीन या विटामिन की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहाँ के जो भी अनुसंधान करता है, इनमें बढ़िया रिसर्च किया, फिर उन्होंने क्या किया कि एक बड़े ड्रम में पानी डाला, फिर उसमें यूरिया की मात्रा डाली निश्चित अनुपात में, फिर उसमें आपने पैरा को डाल दिया। तो ये समझिए कि पैरा के ऊपर क्या हो गई, यूरिया की एक कोटिंग हो गई। अब जब इसको पशुओं को दिया गया, गाय भैंसों को दिया गया, तो वो बड़े चाव से खाने लगे, है ना। और दूसरी, उनको जो पोषण की कमी होती थी वो भी उसकी पूर्ति होने लगी। इसीलिए पैरा का क्या किया गया, उपचार किया गया। मतलब रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हमने पैरा का उपचार किया। अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, धान का पैरा काफ़ी कड़ा, स्वादहीन, अपाच्य और कम प्रोटीन वाला होता है, ठीक है। गाय इसको बहुत ही अनमने मन से खाते हैं। दूसरा, एक मेजर इसमें फॉल्ट ये होता है कि पैरा में उपस्थित जो ऑक्सलेट, एक प्रकार का समझिए कि रसायन या केमिकल समझिए, वो पशु शरीर में जाके कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं, और यह जब शरीर से बाहर निकलता है तो साथ ही साथ पशुओं के शरीर से कैल्शियम को भी निकालता है, और कैल्शियम की कमी हो जाती है और पशु कई प्रकार से बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब आपने समझा कि इसको इसीलिए यूरिया उपचार की ज़रूरत हुई। अब इसमें लाभ कौन कौन से हैं देखिए। पैरा की पौष्टिकता बढ़ जाती है, पैरा नरम हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, और ऑक्सलेट की मात्रा भी कम हो जाती है। दैट्स वाई ये क्या होता है, इनकी कैल्शियम इनके शरीर में बराबर बना रहता है। तो इसलिए पशु आहार में यूरिया का उपचार के साथ पैरा को प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट
बहुत ही महत्वपूर्ण जो आहार है वो दूसरा है अज़ोला। अज़ोला एक प्रकार का फ़र्न होता है। जैसे आप फ़र्न जैसे गूगल चाचू से सर्च करके फ़ोटो मंगाएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि हमने इसको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो वो इमेज को थोड़ा आपको देखना है। वो फ़र्न क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं लगते, पुष्प नहीं लगते, यानी कि अपुष्पक पौधा होता है ये हम मुख्य रूप से सहजीविता पर आधारित होते हैं। कैसे? इसकी पत्तियों पर परस्पर रूप से निर्भर नील हरित शैवाल पाया जाता है। और यह नील हरित शैवाल, जैसे आप लोगों ने इन्वायरमेंट कभी पढ़ा होगा या फ्यूचर में आप लोग पढ़े होंगे, तो जितने भी जिनमें शैवाल, जो नील हरित शैवाल है, ये स्पेशली क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी भोजन खुद तैयार करता है। मुख्यतः ये उत्पादक श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, वातावरण से ना नाइट्रोजन का उपयोग करके पौष्टिक आहार प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। और जब यह प्रोटीन बनाता है और उस पत्ती के ऊपर यह जमा हुआ रहता है ना, तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली एक प्रकार का आहार बन जाता है, पशु आहार, है ना। हरा चारे के हिसाब से हरा हरा ये भी क्या हो जाता है, आहार हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती है। देखिए कितना ये मल्टीविटामिन है, विटामिन है इसमें, बीटा कैरोटीन है, एमिनो एसिड है, खनिज है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटास है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम है। एक हिसाब से आप देखेंगे ना, तो ये तो एक प्रकार से सुपर फूड हो गया जानवरों के लिए, है ना। जैसे वर्तमान में अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मुनगा, है ना। गांव में तो हम हर घर में मुनगे का पेड़ होता है, जिसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। वर्तमान में इसे एक सुपर फूड बताया जा रहा है ना। उसकी क्वालिटी एक ऐसी है कि सुपर फूड की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। वैसे ही एक मखाना देखा होगा आप लोगों ने, मखाना भी सुपर फूड में आजकल प्रेजेंट किया जाता है मखाने को। तो वैसा ही इसको पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि ये हमारे जानवरों के लिए एक सुपर फूड से कम नहीं है। तो ये अज़ोला नाम को आपको याद रखना है। अज़ोला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आहार के बारे में हमने जाना। दूसरा हम जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पशु संगणना की स्थिति में कौन कौन से जो डेटा है, क्या हमें जानकारी मिलती है, ये हम देखते हैं। तो पशुपालन में हमने पढ़ा था एक जर्नल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी हमने कि पशु संगणना कितने सालों में होता है, कब इसकी शुरुआत हुई है। इसके बैकड्रॉप को हमने पशुपालन वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने समझ चुका है। अब आपके लिए ये वर्ड नया नहीं है, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो 20वीं पशु संगणना वर्ष 2019 के अनुसार लगभग 1.59 करोड़ लाइव स्टॉक कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अभी तो 21वीं अब चालू हो गई है ना। मैंने आपको बताया था उस समय फरवरी अब मार्च के आसपास उसके बारे में डिस्कशन हमने किया था। जब उसका डेटा आएगा, एग्ज़ाम के पहले आएगा, तो मैं आपके सामने बिल्कुल रखूँगा उसको। अभी फ़िलहाल नहीं आया है, तो हम इसी डेटा को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार गौवंशियों की संख्या कितनी है, 62.90, लगभग 63% है। भैंसवंशी 7.40%, बकरी 25.24%, ह्यूज अमाउंट ऑफ बकरीज इन अवर स्टेट, है ना। भेड़ कितना हो गया, भेड़ 1.13%, सूकर हो गया 3.33%। अब ये डेटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनके संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में जमाइए या घटते क्रम में जमाइए। तो इस दृष्टि से आपको पढ़ना है कि गौवंशी पहला हो जाएगा, दूसरा में बकरी, है ना, फिर तीसरा में भैंसवंशी, एंड देन क्या हो जाएगा, सूकर आ जाएगा। तो ये घटते क्रम में जमा लिया, वैसे ही आपको बढ़ते क्रम में भी जमाना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए होमवर्क है मेरे साइड से, इसको एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। फिर पशुधन उत्पाद, इसी संगणना के अंतर्गत जो डेटा मिला है उसके हिसाब से हम देखें तो एक तरफ है छत्तीसगढ़ और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ का दो स्तरों पर दिया गया है, 2001-2002 का डाटा और एक है 2019-20 का डाटा। तो दूध का उत्पादन है 1000 टन में, है ना, यह है 795।
दूसरा, अब तो ये तो राष्ट्रीय स्तर से कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अंडा का है लाख में, ये भी राष्ट्रीय स्तर से कम होगा। मांस है 1000 टन में, ये भी राष्ट्रीय स्तर से कम ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेटा, इसको आपको याद रख लीजिएगा आप। अगर लिख दिया, क्योंकि ये 5 साल में एक बार जारी होता है ना, तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है कि लिख देगा कि 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दूध का 1000 टन के आधार पर क्या था, उनका डेटा क्या था, आंकड़े क्या थे। तो इन आंकड़ों को थोड़ा सा आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2001 2002 को छोड़ दीजिएगा, ये लेटेस्ट डेटा है तो इसको आपको याद रखना है। फिर पशुधन की संख्या के हिसाब से देखें, जो काफ़ी अच्छे से इनको कंपैरिजन के हिसाब से इन्होंने दे दिया है, 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं पशु संगणना, है ना। तो गौवंशी का हम देखें लाख में दिया हुआ है, तो ये है 99.84 लाख। भैंसवंशी देखें तो ये तो बहुत ही कम है, 11.7। बकरी की संख्या ज़्यादा है, 40। फिर भेड़ की, ये भी बहुत कम है, ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। सूकर हमारे यहाँ तो कम ही है। कुक्कुट, कुक्कुट की संख्या सबसे सर्वाधिक है। अच्छा, इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसका एक एनालिसिस करें, तो आप एक बात इसमें गौर कीजिएगा कि गौवंशियों की संख्या देखिए 88 थी, फिर 94 हो गई, फिर 98, फिर 99। मतलब ये क्रमशः ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही इनकी संख्या, है ना। मतलब ये बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। ये हो गया इस डाटा के एनालिसिस से हम देखें तो। भैंस वंशियों का बढ़ा है इसमें, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो भैंस वंशियों की संख्या कम होती गई है, ठीक है। बकरी की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, बकरी की संख्या भी बढ़ रही है। भेड़ की संख्या भी बढ़ी हुई है ना। सूअर की संख्या थोड़ी कम हुई थी, मतलब कम ही हुई है एक हिसाब से देखिए तो, है ना। इससे हाँ 19वीं से 20वीं में थोड़ा बढ़ा हुआ है। कुक्कुट, कुक्कुट में आप देखेंगे तो ये सर्वाधिक है, ये तो हमेशा इनका भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। ये तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है इसमें, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये, है ना। तो ये पशुधन संख्या को थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब एक और डेटा दिया हुआ है, ये बात करता है प्रति व्यक्ति पशु उत्पाद की उपलब्धता, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा आपको थोड़ा याद रखना है 19-20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और राष्ट्रीय को भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। दुग्ध है ग्राम प्रति दिन, मतलब 152 के आसपास इसमें जो डेटा शो हो रहा है वो है। 152 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता थी, कौन सी रिपोर्ट में, तो ये 2019-20 के रिपोर्ट में। और भारत सरकार की क्या थी, 406 थी राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। अंडा संख्या प्रति वर्ष 67 है और इसमें 86 है, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर से तो कम ही है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना है। ये चारों डेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा अगर आपके एग्ज़ाम के पहले आ जाता है तो वो मैं लाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। अभी कम से कम ये डेटा हम इसको दिमाग में बैठा लेते हैं, है ना। तो चलिए, ये 2 क्लास के माध्यम से हमने पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध से संबंधित जो आजीविका का टॉपिक था, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस में भी शामिल किया गया है ना, उसके हिसाब से हमने इसको कवर कर लिया। एंड देन क्या करेंगे, अब आजीविका का एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो है बाजार, बाजारों के प्रकार, स्थानीय बाजार। इसे हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि उसके मार्केटिंग से क्वेश्चन, मैंने जब थोड़ा सा ऑब्जर्व किया आपके क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्केटिंग से दिए हुए हैं। तो पहले हम एक समझ बनाएंगे कि वस्तु किसे कहते हैं, वस्तुओं के प्रकार किसे कहते हैं। जब तक आप वस्तु को ही नहीं जानेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रामीण बाजार में किस वस्तु की मांग ज़्यादा है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है ना। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, जी जान से पढ़ते रहिए। जय हिंद।